दारुल उलूम का शहर देवबंद, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक शिक्षा का केंद्र देवबंद। प्रमाणिक तो नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में जो भी तालिबानी अभी कब्जा किए बैठे हुए हैं, जिनको एक वक्त तक दुनिया आतंकवादी मानती रही है, उनमें से अधिकतर की पढ़ाई हुई है देवबंद से। और बीते दिनों जब अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे की बात हुई, तभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला किया कि देवबंद में एंटी टेरर स्क्वाड का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। दुनिया का संभवतः कोई ही ऐसा कोना होगा जहां देवबंद से पढ़े हुए मुसलमान ना हो, लेकिन क्या वजह है जिसके चलते अब तक लखनऊ में होने वाली एटीएस की ट्रेनिंग अब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से सहारनपुर के इलाके देवबंद में भी होगी? इसी सवाल के इर्द गिर्द इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दुनिया में फिलहाल सबसे ताकतवर आतंकवादी संगठन तालिबान है और उसकी जड़ें दो इस्लामिक शिक्षा सेंटरों से जुड़ती हैं। एक है कराची पाकिस्तान का जामिया उलूमुल इस्लामिया और दूसरा है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अकोरा खट्टक में दारुल उलूम हक्कानिया। अब ये दारुल उलूम का कनेक्शन भारत से कैसे जुड़ता है? तो दारुल उलूम की स्थापना अब्दुल हक ने पाकिस्तान में की थी। अब्दुल हक ने आजादी से पहले 1929 में इस्लाम की तालीम देवबंद यानी भारत की दारुल उलूम से ली थी। इसी के बाद वहां पर वो पढ़ाने भी लगे और बंटवारे के वक्त वो पाकिस्तान चले गए और यहीं रह करके अपने उन साथियों के साथ दारुल उलूम हक्कानिया शुरू किया जो लोग पहले भारत के देवबंद से दीन की तालीम ले चुके थे। तमाम तालिबानी नेता मौलाना अब्दुल हक को अपना आदर्श मानते हैं और मौलाना अब्दुल हक ने भी फतवा जारी करके अफगानी जिहादियों का कुछ वक्त पहले समर्थन किया था, जब अफगानिस्तान में उनकी लड़ाई चल रही थी और उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र 70 साल है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो भी वो तालिबानियों के लिए लड़ने चले जाएंगे। और इन सब का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित दारुल उलूम देवबंद से जुड़ता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित दारुल उलूम देवबंद के आसपास के इलाकों को सरकार कड़ी घेरे में रखना चाहती है और साथ ही साथ दारुल उलूम देवबंद के ऊपर जाहिर तौर पर कई बार आरोप लगे हैं कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक पूरा गिरोह बना के रखा है जो येन केन प्रकारेण धर्मांतरण करवाने में माहिर है। और ऊपर जो कुछ बताया गया है उसके बाद ये कहने की जरूरत नहीं है कि दारुल उलूम पर आतंकवादियों से संबंध होने के आरोप क्यों लगते हैं। कई ऐसे नाम हैं जो बाद में चल करके आतंक की दुनिया के पर्याय बन गए, जिनकी शिक्षा दीक्षा देवबंदी सिलेबस से हुई या दारुल उलूम देवबंद से हुई। तो इन्हीं तमाम खतरों के चलते जब पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने देवबंद में एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए जमीन मुहैया करवाई थी और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवबंद में एंटी टेरर स्क्वाड कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास करेंगे। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से सीएम योगी आज दोपहर करीब 1:30 बजे सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्थित स्टेट हाईवे सिल्वर पैराडाइज में बनाई गई हेलीपैड पर उतरेंगे और यहां से सीधे वो जनसभा स्थल पहुंच करके रैली को संबोधित करेंगे और उसी जनसभा से एटीएस सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे और तकरीबन 150 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और अगर आपको देवबंदी आतंकवादी कनेक्शन समझना है तो कुछ तारीखें नोट कीजिए हाल फिलहाल की, आपको समझ में आ जाएगा। 21 फरवरी 2019 जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी आकिब और शहनवाज को उसी इलाके से गिरफ्तार किया गया। 14 मई 2019 गाजियाबाद और शामली समेत कई स्टेशनों को उड़ाने की धमकी यहीं से दी गई। इसमें मेरठ के रहने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार हुए। दोनों भाई देवबंद में आकर के अक्सर रुका करते थे। 17 नवंबर 2020 दिल्ली पुलिस ने जैश के 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए और छानबीन में पता चला कि दोनों देवबंद और सहारनपुर की ही अलग अलग जगहों पर पिछले 1 महीने से रुक रहे थे। साल 2017 की बात है जिसमें लगातार एटीएस को इनपुट मिल रहे थे कि देवबंद में कई आतंकवादी ठहरे हुए हैं, लेकिन जब जब देवबंद में उन जगहों पर छापा मारा गया जहां पर आतंकवादियों की सूचना थी, वहां के कस्बों और होटलों में पहले से ही सूचना पहुंच जाती और जब तक एटीएस की टीम वहां तक पहुंचती तब तक आतंकवादी वहां से फरार हो चुके होते थे, ऐसा कथित तौर पर एटीएस का दावा है। और एटीएस की यह भी मांग थी कि हमें लखनऊ सेंटर होता है हमारा, वहां से हमें सब चीजें ऑपरेट करनी पड़ती है, इस वजह से पश्चिमी इलाका पूरी तरह से छूट जाता है। इसलिए पश्चिमी इलाके में एक स्पेशल सेंटर बनाने की जरूरत है जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार अब मुहैया करवा रही है एटीएस को। इससे पहले भी यहां से कई बांग्लादेशी और आईएसआई एजेंट पकड़े जा चुके हैं। दारुल उलूम देवबंद का नाम बदलने और वहां के कायदे कानून में सरकारी दखल को बढ़ाने के लिए भी एक लंबे वक्त से मांग चल रही है और कई संगठन समय समय पर इसको लेकर के आंदोलन भी करते रहते हैं। भाजपा के स्थानीय विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह भी इस आंदोलन के साथ हैं। ये सभी देवबंद का नाम बदल करके देववृंद करने की बात कर रहे हैं। देवबंद का सिर्फ आतंकवादी कनेक्शन ही नहीं है, भारत की आजादी के आंदोलन के समय भी देवबंद प्रखर रूप से अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा रहा था। लेकिन वहीं से इस चीज की भी शुरुआत हुई थी
कि भारत दो हिस्सों में बटेगा, भारत मजहब के आधार पर बटेगा, भारत हिंदू और मुसलमानों के आधार पर बटेगा, इसका कॉन्सेप्ट भी देवबंद से ही शुरू हुआ था। यहां से पढ़ाई करने वाले दुनिया भर के मदरसों में मुसलमानों को दीन की तालीम दे रहे हैं, यानी कि अब वो मौलवी बन गए हैं। पर यह भी सच है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस्लामिक आतंकवाद से जुड़े कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो देवबंदी विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं। देवबंदी विचारधारा का सेंटर यूपी में सहारनपुर के जिले देवबंद में है, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी। तब छत्ता मस्जिद के बगल में अरबिया इस्लामिया नाम से एक मदरसा शुरू किया गया था, जो बाद में दारुल उलूम देवबंद बन गया। कुछ ही सालों में इस्लामिक शिक्षा और सुन्नी सुधारवाद आंदोलन का सेंटर देवबंद बन गया। यहां हदीस और कुरान की दीनी तालीम दी जाती थी। कुछ सालों के बाद देवबंदी आंदोलन कुछ मायनों में कट्टरपंथी वहाबी विचारधारा के करीब हो गया, जो भारत के तमाम इस्लामिक शिक्षा सेंटरों के साथ हुआ कि उनकी शुरुआत इसलिए हुई ताकि जो मुसलमान हैं उनको तालीम दी जा सके, दीन की तालीम दी जा सके और वो देश की विकास में अपना योगदान दे सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वहां पर कट्टरपंथी विचारधारा हावी होती गई। अब यहां पर एक और चीज है कि दारुल उलूम को क्या इन तमाम चीजों के आधार पर सिरे से खारिज किया जा सकता है? क्या दारुल उलूम को बंद कर देना या दारुल उलूम को नेस्तनाबूद कर देना या किसी तरह से इस तरह से उसे खत्म कर देना क्या सही चीज है? तो बिल्कुल नहीं, दारुल उलूम को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से संस्कृत के साथ बीते 70 सालों में यहां की शुरुआती सरकारों ने किया है, पूरी तरह से उसे खत्म करने की साजिश के तहत भारत का जितना भी, चाहे वो छोटी उम्र से लेकर के कक्षा 1-2 से लेकर के और हायर स्टडीज का जो भी सिलेबस बनाया गया, उसमें संस्कृत को साजिशन खत्म करने के लिए और उसे प्रचलन से बाहर करने के लिए सिलेबस डिजाइन किया गया। यह हमारी शुरुआती सरकारों की विफलता रही है। स्कूली बच्चों को कैसे संस्कृत पढ़ाई लिखाई जाए, इसको लेकर के सोचना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन मदरसे कायम किए गए। आज कई मदरसों पर उन्हीं में से आरोप लग रहे हैं। दारुल उलूम उन सबका सेंटर बना हुआ है, यानी कि एक भाषा को, एक मजहब को, एक संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई और उसके जवाब में दूसरी संस्कृति को नस्तनाबूद कैसे किया जाए, उसके पैरेलल कोई चीज कैसे खड़ी कर दी जाए, उसकी साजिश रची गई। तो इसके आधार पर तो कहीं ना कहीं एक के साथ गलत हुआ है, लेकिन हम आज की तारीख में यह नहीं कह सकते हैं कि वही गलतियां, वही चीजें दूसरे के साथ भी करें। दारुल उलूम इन सबका सेंटर है, दारुल उलूम उन तमाम मदरसों का सेंटर है जिन पर आरोप लगते हैं। इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से खत्म कर देना ऐसी संस्कृति और विरासत के साथ संभवतः वर्तमान परिदृश्य में नाइंसाफी होगी। जिस तरह से एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर देवबंद में बनाया गया है, उसी तरह से देवबंद के भीतर भी सरकारी दखल को बढ़ाया जाए। आज जैसे एक ही कम्युनिटी के लिए वो विश्वविद्यालय बना हुआ है, ओपन टू ऑल उसे किया जाए और उसके साथ साथ जिससे कि एक उस पूरे कैंपस के भीतर एक समग्र भारतीय भावना का विकास हो सके। ये तमाम चीजें हैं जो अगले कदम के ऊपर सरकारें कर सकती हैं। फिलहाल एटीएस सेंटर का क्या रिजल्ट होगा वो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया।